गुड आफ्टरनून एंड हैव ए नाइस डे। टुडे आपका टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, है ना। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो अभी आने वाले सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए एंड अदर्स जितने भी पैरामेडिकल कोर्स है उनके लिए क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं, इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो हम डिस्कस करेंगे आज इस सेशन के अंदर, इस क्लास के अंदर, कि एक्चुअल में अपने ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, है ना। तो काफ़ी बच्चों को मैंने मतलब मैसेज आते रहते हैं, कॉलेज वाले बच्चे हैं, अदर्स कोचिंग वाले बच्चे हैं, कि सर ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हमसे तो क्लियर ही नहीं हो रही। क्लियर यूँ नहीं हो रही है कि थोड़ी सी लैंग्वेज होती है केमिस्ट्री की हार्ड, जैसा आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, है ना। तो अपने क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ हम केमिस्ट्री रहे हैं, लेकिन फार्मास्यूटिकल मतलब फार्मेसी से रिलेटेड जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं ना, उन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे कि पैरासीटामोल क्या है, एक मेडिसिन है। अब पैरासीटामोल का क्या स्ट्रक्चर है, इसकी क्या सोल्यूबिलिटी है, इसकी क्या स्टेबिलिटी है, इन सब की हर ड्रग मॉलिक्यूल्स की स्टडी हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। अब एक्चुअल में क्या आता है, IUPAC नेम आते हैं। पैरासीटामोल का IUPAC नेम आपसे पूछ लिया, ठीक है। अब इतना बड़ा नाम होता है, उसका याद कैसे करें, ठीक है। तो हम ऐसी ट्रिक ढूंढ कर लेकर आए हैं कि भाई आपका थोड़ा सा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को ईजी बना दें और ऐसे क्वेश्चंस हम करके जाएं कि एग्जाम्स को इजीली क्रैक कर पाएँ और बैक नहीं आए। तो उसी के लिए आज आपके लिए मैं ये इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। इस क्लास को कंप्लीट देखना, और इन क्लास का डिटेल्स में सॉल्यूशंस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके क्लिक करो तो आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो अब देखते हैं अपन सबसे पहला अपना क्वेश्चंस क्या बन रहा है, व्हाट इज गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल एजेंट्स। अब क्या पूछ रहा है ये, सबसे पहले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है कि आपके ये जो GI ट्रैक्ट एजेंट होते हैं उसके अंदर फर्स्ट आता है एंटासिड। एंटासिड क्या है ना। तो अभी GI ट्रैक्ट से रिलेटेड आपसे 100% क्वेश्चंस पूछा जाएगा ही जाएगा। अभी GI ट्रैक्ट क्या है जी, एंटासिड हो गए, है ना। आपके जो एसिडिटी गैस्ट्रिक होती है ना पेट के अंदर, उसको कम करने के लिए यूज होने वाले एजेंट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है GI ट्रैक्ट। अब एग्जाम्पल ले तो कौन से एजेंट होते हैं जी, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, है ना, लिस्नोप्राजोल, ये सारी मेडिसिन क्या है, एंटासिड है। आगे अपन देखते हैं कि भाई एंटासिड का एक डाइजीन आती है, किसी ने देखी है भाई डाइजीन, देखिए डाइजीन, डाइजीन का भी नाम सुना है क्या। एंटासिड आता है लिक्विड सिरप टाइप आता है ना डाइजीन। अब इसके अंदर क्या होता है, ये काम क्या करती है डाइजीन, कि भाई किसी को एसिडिटी हो रही है, गैस बनती है, जी मचलाता है, तो वो कहते हैं कि भाई थोड़ा सा आप डाइजीन ले लिया करो खाना वाना खाने के बाद या फिर खाना खाने से पहले, तो आपका क्या रहेगा, स्टमक के अंदर एसिडिटी नहीं होगी, गैस्ट्रिक नहीं होगी, है ना। इसीलिए ये डाइजीन, इसके अंदर क्या आता है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, सिमेथिकॉन, ये सारे के सारे क्या है, केमिकल है। और यही केमिकल क्या काम करते हैं, आपके एसिडिटी को न्यूट्रल करने का क्या काम करते हैं भाई, एसिडिटी को न्यूट्रल। अब ये एसिडिटी होती क्यों है, स्टमक में एसिडिटी क्यों होती है, वो तो गैस बनती है, फूड के साथ में तो एयर जाती है, तो जल्दी जल्दी खाना खाते हो तो एयर जाती है, एयर जाती है तो गैस बनेगी, गैस बनेगी तो पेट फुला हुआ लगेगा। एक वो भी कारण है, देखिएगा एसिडिटी बनने का मेन रीज़न है ज़्यादा स्पाइसी खाना खाना, मसालेदार खाने खाना। अब क्या करते हैं कि जैसे अपन खाना खाते हैं ना, मैंने आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जैसे ही आप खाना खाते हो, खाना क्या करता है, बाय माउथ इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। अब स्टमक में खाना रहता है 2 से 3 घंटे। अब स्टमक का काम क्या, स्टमक का काम है उस खाने को और छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करे। उसके लिए रोल अदा कौन करता है, HCl रोल करता है। अब HCl का उस समय क्या बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, उसको काम करना है। अब आप क्या कर रहे हो कि आप वो HCl तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसके साथ में आप स्पाइसी खाना खा रहे हो, मसालेदार खाना खा रहे हो, जैसे कि फास्ट फूड हो गए, है ना, ज़्यादा मिर्ची मसाले वाली सब्जियां खा रहे हो, तो वो क्या करती है और उस एसिड के लेवल को ज़्यादा बढ़ा देती है। जब एसिड का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो एसिडिटी होती है और फिर जलन होना स्टार्ट हो जाती है। और जब वो पेट में जलन होगी, चेस्ट में भी जलन होगी, है ना,
चेस्ट फिर दर्द करने लग जाती है, तो यही आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट है। तो उस एसिडिटी को कम करना है, तो उसके लिए आप ये डाइजिन वाइजिन, जैसे इनो, इनो क्यों यूज करते हो? इनो का यूज क्यों करते हैं? एसिडिटी को कम करने के लिए। इनो में क्या आता है? इनो तो एक ब्रांड नेम है। इनो के अंदर केमिकल कौन सा आता है? HCl। गजब भाई, यार बेसिक नॉलेज रखो थोड़ा सा, है ना। NaCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, है ना। ये सोडियम बाई कार्बोनेट क्या होता है? मीठा सोडा। बोलते कि नहीं बोलते हैं? इनो, इसको क्या बोलते हैं? मीठा सोडा। जो घर में आप कभी भी इडली विडली बनाते हो, उसको फुलाने के लिए मीठा सोडा यूज नहीं करते हैं। इसका काम क्या? ये है क्या? खुद बेस, बेस है ना। अब अपने हो रही है एसिडिटी, अब एक रिएक्शन पड़ी होगी कभी केमिस्ट्री में, जब बेस प्लस एसिड मिलते हैं तो क्या हो जाता है? न्यूट्रल फॉर्म हो जाता है ना, उदासीन। NaCl बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। समझ गए ना। आपके स्टमक में हो रही है एसिडिटी, और आपने क्या डाल दिया अंदर? इनो का सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट जाएगा और उस HCl के साथ में क्या कर लेगा? रिएक्शन। जैसे ही रिएक्शन होगी न्यूट्रल फॉर्म होगी, न्यूट्रल फॉर्म होगी तो आपकी एसिडिटी कम। तो इनो वाले लिखते हैं ना 6 सेकेंड में कर दे कमाल, आपकी एसिडिटी यूं गायब हो जाए कि पता ही ना चले। तो वो इनो का थोड़ी कमाल है। कमाल किसका है? सोडियम बाई कार्बोनेट, हाइड्रोजन नहीं, सोडियम बाई कार्बोनेट का कमाल है, क्योंकि ये बेस है और एक रिएक्शंस बनती है एसिड प्लस बेस में जो न्यूट्रल फॉर्म करता है। समझ में आ गया ना। तो ये GI ट्रैक्ट आपको, एंटासिड आपको अच्छे से करके जाना है। समझ गए। अब चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स विथ सुटेबल एग्जांपल्स? अब ये एंटी हाइपरटेंसिव क्या होते हैं? क्या होते हैं एंटी हाइपरटेंसिव? सुना है कभी नाम? देखो भाई, सप्लीमेंट्री वालों को तो नॉलेज होना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं जो तुम लोगों को अभी तक यही पता नहीं है हाइपरटेंसिव क्या। फिर अपन उम्मीद करते हैं कि अपन को इतना तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कल को आपको लाइसेंस आ जाएगा, अपन को यही पता नहीं हाइपरटेंशन क्या है। क्या होता है हाइपरटेंशन? यार पता है एनीबडी? इसको तो पता नहीं, न्यू है। तुमने तो तैयारी की है नेट वीट की, पता होना चाहिए हाइपरटेंशन क्या है। हाइपरटेंशन, ये टेंशन पीछे का देख के सोच रहे हो क्या? हाँ, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, बीपी का बढ़ना, ऑल्सो नोन एज हाइपरटेंशन। अब आगे लग गया एंटी, तो मतलब क्या हो गया? एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट, किसी के खिलाफ। तो हाइपरटेंशन के खिलाफ होने वाली ड्रग यूज क्या करेगी? बीपी को कम करेगी। अगर किसी की बीपी हाई है, बीपी आपको कम करनी है, तो आप क्या दोगे? एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। अब बीपी हाई किन किन कारणों से होती है जी? ये तो पता होना चाहिए। हाइपरटेंशन किन किन कारणों से होता है? बताओ एक दो कारण, बताओ बताओ। एक तो क्या करते हैं? मसालेदार सब्जियां ज्यादा यूज करते हैं, है ना। एक वाटर का कंजप्शन कम करने से। थर्ड नंबर पे सॉल्ट का कंजप्शन ज़्यादा करने से। अगर आपने रेगुलर लाइफ में नमक का अगर ज़्यादा यूज करते हो तो ये डायरेक्ट क्या करता है? सोडियम ब्लड के अंदर जाता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसलिए बीपी हाई वालों को नमक बिल्कुल भी मना है कि आप नमक का यूज मत करो। और क्या करते हो? ये कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स का रेगुलर यूज करने से भी बीपी बढ़ता है, क्योंकि उसमें कैफीन होता है और कैफीन का काम है कि नहीं है। तो आपको ये चीज़ें यूज नहीं करनी है जिनसे आपका हाइपरटेंशन बढ़े। अब इस हाइपरटेंशन चलो बढ़ भी गया, अब इसका ट्रीटमेंट तो जरूरी है ना। डॉक्टर के पास में जाओगे, डॉक्टर को बोलोगे सर मेरा तो बीपी हाई रहता है, डॉक्टर क्या करेगा? मालिश तो करने सरा, तो वो कुछ ना कुछ मेडिसिन देगा। और मेडिसिन कौन सी दे देगा? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। जैसे कभी ये सुना होगा ना आपने बहुत सारी ऐसी ड्रग आती है। कौन सी आती है? एक दो बीपी हाई वाली कोई मेडिसिन का नाम बताओ। कभी लेके आए हो किसी पे घर पे, किसी के लिए? हैं?
एम्लोवास। और एम्लोवास में क्या आता है? एम्लोवास में क्या आता है? एम्लोडिपिन। क्या आता है उसमें केमिकल? एम्लोडिपिन। एम्लोवास एटी तो आपका क्या है? ब्रांड नेम है। उसके अंदर आता है एम्लोडिपिन, फिनिडिपिन, निफिडिपिन। ये सारे के सारे केमिकल्स होते हैं जो बीपी को कम करने का काम करते हैं। समझ गए? चलो, तो सेकंड क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है भाई? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। सभी जने ये क्वेश्चंस नोट कर लेना और 100% आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं तीसरे नंबर पे अपन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? एंटी, कौन सा क्वेश्चन है? एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स। अब क्या है ये? सबसे पहले तो ट्यूबरक्यूलर क्या है भाई? क्या होता है, कोई जानता है? टीबी। हाँ, अब तो थोड़ा बहुत पता चला इसे। टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस। क्या होता है ये टीबी? डिस्कस कर चुके हैं अपन, पढ़ चुके हैं ना चैप्टर पूरा इसका। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा था तब। क्या होता है ये टीबी? देखिएगा, टीबी मतलब एक बैक्टीरियल डिजीज है जो डायरेक्टली अफेक्ट ऑन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें इंक्लूड है लंग्स एंड चेस्ट। समझ गए? अब टीबी किसके द्वारा फैलाया जाता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। किसके द्वारा भाई? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के द्वारा फैलाया जाता है। अब टीबी जब होती है किसी को तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? क्या क्या मिलता है? फर्स्टली बॉडी के अंदर फीवर, सेकंड कफ बलगम और वेट लॉस, ब्लड की कमी आने लग जाएगी। और इसके सिवा स्वीट, नाइट स्वीट, रात को पसीना होगा। इसके सिवा यही है मेनली सिम्टम्स। तो टीबी के बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले, राइट। अब देखिएगा आगे क्या आ गया? एंटी। एंटी आ गया ना आगे? एंटी का मतलब अगेंस्ट, खिलाफ। तो अब ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का मतलब क्या हो गया? टीबी हो गई है, अब उसका ट्रीटमेंट करना है ना, तो अपन क्या यूज करेंगे? एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स का यूज करेंगे। ठीक है? अब इसमें कौन सी इंक्लूड हो जाती है भाई? बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते कि नहीं होते? बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं। कौन से होते हैं? एक दो नाम बताओ कोई एंटीबायोटिक का। बताओ, कभी सुना है नाम एंटीबायोटिक? साल्बुटामोल। और इसके सिवा? तो ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीआईपी नोट कर लेना इसको, ये आपका 100% आता ही आता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं अपन। एजिथ्रो है, एरिथ्रो है ना? एजिथ्रोमाइसिन हो गई, एजिथ्रो हो गई, एरिथ्रो हो गई, है ना? बहुत सारे है। सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गई, है ना? आपके बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है जिनका यूज होता है टीबी के ट्रीटमेंट में। अपन जब इन क्वेश्चंस को डिटेल्स में पढ़ेंगे ना, ठीक है, तब हम एक एक चीज को अच्छे से करेंगे। अभी ये आपकी क्लास है ओनली क्वेश्चंस बताना कौन से इंपॉर्टेंट है, उसमें लिख कर क्या क्या आना है। ठीक है ना? इन क्वेश्चंस को अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस को। ठीक है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है भाई? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। कि ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है और इसके मेथड क्या है। ठीक है? तो ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या है भाई, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके मेथड क्या है। देखो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ऐसे मेथड हैं, ऐसे एनालिसिस मेथड हैं जो किसी भी कंपाउंड्स, किसी भी सब्सटेंस का क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन, पता लगाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लो, आपने एक बना दी सिरप, है ना? क्या बना दी? सिरप बना दी। अब ऐसा तो है नहीं कि वो सिरप बनी और डायरेक्टली मार्केट में आ गई। उसका सब कुछ क्या होता है? एनालिसिस होता है, इवैल्यूएशंस होता है, चेक होती है, फिर जाके वो मार्केट में आती है। क्या चेक होता है? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पता लगाता है कि भाई ये जो अपन ने प्रोडक्ट बनाया है ना, इसके अंदर कौन से सब्सटेंस अवेलेबल है, और ऐसे सब्सटेंस तो अवेलेबल नहीं है जो हमारे लिए हानिकारक हो। उसका आइडिया कौन लगाता है? ये ग्रेविमेट्रिक
एनालिसिस, इसको भी अपन डिटेल्स में जब पढ़ेंगे तब अच्छे से इस चीज़ों को देखेंगे और इसके अलग अलग मेथड्स के बारे में और इसका सिद्धांत प्रिंसिपल किस बेस पे वर्क करता है। किसी चीज़ का सिद्धांत होता है ना, क्या होता है सिद्धांत का मतलब क्या होता है, चलो ये बताओ। छोटा सा बच्चों का क्वेश्चन है, सिद्धांत का मतलब क्या होता है? नियम। कहते ना यार मेरे लाइफ का ये सिद्धांत है कि मैं डांस नहीं करता। करते हो कभी? हैं? कोई कोई कहता है ना यार मेरे लाइफ में ये है कि ये मेरा तो मतलब प्रिंसिपल है कि मैं ये नहीं करता हूँ, है ना, कि भाई मैं ये नशे पत्ते नहीं करता। डांस तो करना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा रहता है ना। कैसे अच्छा रहता है डांस हेल्थ के लिए? हेल्थ के लिए कैसे अच्छा रहता है डांस, बताओ। डांस करना हेल्थ के लिए अच्छा कैसे रहता है? बच्चों का क्वेश्चन है, टेल मी। डांस करना अच्छा क्यों है हेल्थ के लिए? अब इसका भी जवाब नहीं है, नहीं है जवाब। हाँ, और क्या हो जाता है एक्सरसाइज के साथ साथ? मूड फ्रेश हो जाता है। अब पॉइंट आया ना। अब देखो एक्चुअल में डांस करने से क्या होता है, एक तो डांस करने से पूरी बॉडी के पार्ट्स क्या हो जाते हैं, एक बार के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं। क्यों डांस करते हो ना, पूरी बॉडी हिलती है, और जब पूरी बॉडी, जैसे मैं यहाँ पे अभी इधर उधर चल रहा हूँ ना, तो मैं एक्टिवेट हो रहा हूँ, पूरी बॉडी हिलती है ना मेरी, समझ में आ रहा है? इसलिए मैं जब भी लेक्चर लेता रहता हूँ इधर उधर घूमता रहता हूँ। कारण ये है कि आप एनर्जेटिक रहते हो। तो आप जब मॉर्निंग में एक फिक्स रखो ना कि मुझे 5-10 मिनट छत पे जाके डांस करना है, लोग सोचेंगे यार पागल हो गया क्या, फिर भी करना है। क्यों करना है? एक्चुअल में आपकी बॉडी उससे क्या रहती है, एनर्जेटिक रहती है, एक्टिव हो जाते हो आप, और बॉडी से पसीना जो निकलता है उससे क्या रहता है, गंदगी बाहर निकल रही है ना। जितना बॉडी से ज़्यादा पसीना निकले, मानो कि आप बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकल रहा है। जैसे जिम जाके अपन करते हैं ना 1-1.5 घंटे, तो उससे क्या रहता है, जो पसीना निकल रहा है ना, वो क्या निकल रहा है, यूरिया, उसके साथ में वेस्ट मटेरियल निकल रहा है साथ में। तो हमें नॉर्मल एक्सरसाइज है, मॉर्निंग वॉक है, योगा है, मेडिटेशन है, ये तो लाइफ के अंदर रूल बनाना है कि इनको रोज का 30 से 40 मिनट देना ही देना है। बाहर से तुम लोग चाहे फेयर लवली लगा लो, चाहे फेयर हैंडसम लगा लो, अंदर से तो गंदगी भरी पड़ी है। वरना अंदर से चीज़ें अच्छी करना सीखो, बाहर से कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जिनका किसी का फेस खराब रहता है, क्लीन नहीं रहता, बाल उड़ रहे हैं, जैसे इसके बाल अभी उड़ने जा रहे हैं। कितने साल हो गए, 19-20 साल के हो, 23 का हो, तो 23 की उम्र में मतलब बाल उड़ना करना, ये क्या है कि अपन है ना आजकल इन चीज़ों को फॉलो ही नहीं करते हैं। अब इसको पूछा जाए ना तो योगा मेडिटेशन कभी नहीं किया होगा, नहीं किया ना, 23 तक हो गया, कभी योगा मेडिटेशन किया ही नहीं होगा। और हालांकि मेडिटेशन कैसे करते हैं वो सुना तो होगा, लेकिन पता नहीं होगा कि एक्चुअल में मेडिटेशन कैसे करते हैं। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान केंद्र, अपने लाइफ का गोल होता है कुछ, उसी को फोकस करके 5-10 मिनट सोचना उसके बारे में कि एक्चुअल में इसकी प्लानिंग कैसे करूं, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। जब आप मेडिटेट करते हो ना, तब ऊपर से कांटेक्ट होता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड होती है कि एक्चुअल में मैं इसको हासिल कर सकता हूँ। अब यार आप जैसे तो बहुत सारे इंसान हैं जो आज किस स्टेज पे हैं, हम क्यों नहीं करते हैं मेडिटेशन? हमारा एक सोच रहना चाहिए कि अभी तक का मेरा ये गोल है, मैं ये करना चाह रहा हूँ, तो सुबह सुबह 5-10 मिनट मेडिटेशन करो। उसके बाद में योगा क्या रहता है, आपकी बॉडी के लिए हेल्दी रहता है। मेडिटेशन किसके लिए हेल्दी रहता है? ब्रेन के लिए, ब्रेन को एक्टिव करता है। और एक्सरसाइज किसके लिए हेल्दी रहती है? मसल्स, बोन्स के लिए हेल्दी रहती है, समझ रहे हो? और खाना, हेल्दी खाना खाते हो, वो किसके लिए हेल्दी रहता है? आपके बॉडी की सेल के लिए। जब आपकी बॉडी की सेल के पास में हेल्दी चीज़ें पहुंचेगी तो बॉडी की सेल आपके बॉडी के पार्ट्स को क्या देगी? हेल्दी न्यूट्रिएंट देगा। और जब ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये जब हेल्दी चीज़ें अपनी बॉडी में पहुंचती है तो अपनी बॉडी भी एकदम हेल्दी दिखती है, खिली खिली सी दिखती है। समझ रहे हो? समझ गए ना सभी? तो आज से अपन को क्या फॉलो करना है? मेडिटेशन, योगा एंड एक्सरसाइज। रोज का 2 आप सुबह उठ जाओ ना यार, 5 से 6 बजे उठ जाओ। और मैं कह रहा हूँ 1 महीना इसको फॉलो करके देखो, आपको लगेगा कि एक्चुअली में मुझे लाइफ में कुछ करना है। इतनी एनर्जी महसूस करोगे, ठीक है ना, इतने एनर्जेटिक आप महसूस करोगे कि लगेगा कि यार एक्चुअली में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अभी क्या करते हैं कि अपना टाइमिंग ही वही है,
9-10 बजे उठते हो, है ना, 9-10 बजे उठ के गूदड़े में पड़े रहते हो, फिर आके कोचिंग आ जाते हो, उसमें फिर लाइफ का कोई गोल नहीं है। मोबाइल चला लिया रात को 12-1-2 बजे तक, उसका कोई गोल नहीं है। वो ठीक है, फिर आप नॉर्मल इंसानों की तरह ज़िंदगी जी सकते हो, लेकिन सुबह 5 से 6 बजे उठो, रोज़ का 1 घंटा अपने शरीर को दो, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा हेल्दी खाना खाना स्टार्ट कर दो, फास्ट फूड को अवॉइड करो, ये केले वेले होता है ना, इन चीज़ों को रेगुलर करो, फ्रूट्स को रेगुलर करो, ठीक है। आप पैसे वेस्ट करते हो ना, पाव भाजी खाने जाते हो तब 80-90 रुपये लेता है पाव भाजी वाला, वही 80-90 रुपये के फल फ्रूट ला कर खाओ तो कितना हेल्दी। जैसे तेरे चेहरे पे ये पिंपल्स हैं, डेली लाइफ में अगर फल फ्रूट्स और सुबह योगा मेडिटेशन करो, 2 महीने में ये सारे के सारे पिंपल्स गायब। कुछ भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के पास में जाओगे अभी 3,000-4,000 का बिल फाड़ेगा, वो क्या देगा? केमिकल देगा। अंदर गंदगी है, बाहर से केमिकल लगाने से क्या होगा? अब ये होती क्यों है? ये होने का कारण क्या है? खून अपना क्या है, खून के अंदर वेस्ट मटेरियल चला गया है, वो वेस्ट ही क्या कर रहे हैं, ये पिंपल्स कर देते हैं, है ना। जैसे एक ये कुछ एक तुम्हारे तो वो हुआ था ना, क्या है, चिकन पॉक्स, चेचक हुआ था, ठीक है। चलो, तो ये आप अच्छे से कर पाओगे ना, इन चीज़ों को फॉलो करते करते साथ में स्टडी भी करनी है, ठीक है, कि भाई लाइफ का गोल तो है ही है, उसके साथ साथ में स्टडी करोगे तो आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। चलो, अब एक 5वें नंबर क्वेश्चंस पे अपन देखते हैं, सोर्सेज एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्माकोपियल सब्सटेंस। देखो, इम्प्योरिटीज नाम से ही पता चल रहा है, इम्प्योर, इम्प्योर का मतलब अशुद्ध, है ना, कि बहुत सारे ऐसे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस जब अपन तैयार करते हैं तो उनमें क्या आ जाती है, इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, अशुद्धियाँ आ जाती है। और जब वो अशुद्धियाँ आ जाती है तो उन अशुद्धियों का पता लगाकर उनको क्या करते हैं, अपन बाहर निकालते हैं, ताकि कि भाई अगर एक सिरप, जैसे मानो कि कोई भी सिरप है, कोई एक बताओ ब्रांडेड सिरप का नाम बताओ, कोई भी, मैकबेरी, चलो मैकबेरी, ठीक है। ये मैकबेरी जब कोई कंपनी वाला तैयार कर रहा है, मैकबेरी किसकी आती है, इंटास की, अरे कप की तो आती है, ब्रांड कंपनी कौन सी है, ये तो कप ओपन, उसमें ब्रोंकोडायलेटर्स आती है ये, ठीक है ना, मैकबेरी। इसका ब्रांड कौन है, सिप्ला है क्या, मैकबेरी का आइडिया नहीं है मुझे, चलो कोई भी हो, ठीक है। जब ये सिप्ला कंपनी वाले मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मैकबेरी को, अब क्या हुआ, मैकबेरी को जब मैन्युफैक्चर किया तो अब ऐसा तो है नहीं कि एक एक बन के आएगी, वो तो एक लार्ज क्वांटिटी में बल्क में लिक्विड तैयार पहले होता है, सिरप बनती है, उसके बाद में वो धीरे धीरे एक छोटे छोटे पैकेट्स में पैकेजिंग होती है। अब जब वो बल्क में तैयार हुआ, इतने सारे वहाँ पर वर्कर लगे हुए हैं, मशीनों में वो चीज़ें तैयार हुई, क्या पता कहीं पे भी कुछ डिफेक्ट आ गया हो, कहीं पे भी कुछ इम्प्योरिटीज आ गई हो, तो वो पैक होने से पहले ये सारे के सारे टेस्ट लगते हैं इम्प्योरिटीज के, एनालिसिस के, है ना। तो जब ये इम्प्योरिटीज का पता लगाना होगा भाई इसके अंदर कोई ऐसा इम्प्योर सब्सटेंस तो नहीं है, इम्प्योर का मतलब समझ रहे हो, अशुद्धि जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, और वो अगर सिरप में रही तो अंदर क्या पता कुछ रिएक्शन करके टॉक्सिक ना कर दें, या फिर रिएक्शन करके उसकी एक्टिविटी को खराब ना कर दें। तो उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ये इम्प्योरिटीज को बाहर निकालते हैं कि भाई ये क्या क्या इफेक्ट कर सकती है और इसके क्या क्या सोर्सेज हैं। ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो ये इम्प्योरिटीज वाला देखने को मिलेगा, पिछली बार आया था, पेपर दिया था, पता चला कुछ इम्प्योरिटीज वाला क्वेश्चन आया था, कुछ भी नहीं चला, चलो देखो क्या है, कोई भी कोर्स करो, कुछ भी पढ़ाई करो, अगर उस पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना, तो मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, उस पढ़ाई को करना ही नहीं चाहिए। मजबूरी में कोई भी चीज़ मत करो, मजबूरी में अगर आपको आपका जिसमें इंटरेस्ट है ना, आजकल यार लोग है ना, मतलब गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं, कुछ ऐसा कोर्स कर लेंगे 5-10 हज़ार कमाने लग जाएंगे। नहीं, आपका इंटरेस्ट किस में है, गलत चीज़ में नहीं होना चाहिए, मैं तो दारू पी के मौज करूँ, वैसा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है ना मेरी हॉबी इसमें है, समझ रहे हो, वो उस चीज़ को आप 4 से 5 साल दे दो और उसमें रात दिन एक कर दो, 5 साल बाद में आप पूरा ज़िंदगी में नहीं कमाओगे ना, उसके बाद में इतना कमाना स्टार्ट कर दोगे। लोग सिर्फ डांस करके ही आज किस लेवल पे पहुंच गए हैं, सिंगर बनकर किस लेवल पर पहुंच गए हैं, क्रिकेटर बनकर किस लेवल पर पहुंच गए हैं, उनकी हॉबी थी ना,
उन्होंने झोंक दिया अपने आप को पूरा। तो एक ही चीज़ को फॉलो करो। वे आपको लग रहा है ना कि मैं अच्छा सा आर्किटेक्ट मतलब अच्छे से डिजाइन कर सकता हूँ, चीज़ें करो। आपको लग रहा है कि मैं अच्छे से मोबाइल गेमिंग कर सकता हूँ, ठीक है ना, तो अच्छे से यूट्यूब पे चैनल बनाओ, मोबाइल गेमिंग करो। बहुत पैसा है भाई, बहुत पैसा है। अपन तो है ना ये मतलब गवर्नमेंट जॉब 20,000 30,000 40,000 के लिए सीमित हैं। वहाँ पे फिर डॉलर में पैसा आता है, और जब डॉलर में पैसा आना स्टार्ट हो जाए तो नया पार है फिर। समझ रहे हो सभी? तो अपनी जिसमें हॉबी है, इंटरेस्ट है, उसी को फॉलो करो। मैं तो एक ही कहता हूँ, आज के जितने भी युवा हैं, है ना, मैं भी वैसे युवा ही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ भाई, मेरा इंटरेस्ट है टीचिंग में, मैं टीचिंग करवाता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मुझे 2-2.5 साल हो गए, 3 साल पहले मैं मतलब कॉलेज कर रहा था, मैं IIT एकेडमी में पढ़ाने जाता था 8-9 क्लास वाले बच्चों को, जो वो नहीं आते हैं कोचिंग के लिए, फाउंडेशन के लिए, उनको मैं पढ़ाता था। 8-9 को साइंस पढ़ाता था, ठीक है ना। उसके बाद में मुझे इंटरेस्ट जगने लग गया, फिर मैं कॉलेज की, फिर मास्टर की, फिर मैं कॉलेज में पढ़ाने लग गया, कॉलेज के बाद में फिर उत्कर्ष में पढ़ाने लग गई, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके क्या अपनी हॉबी, फिर अब मैं यूट्यूब पे आ गया, ठीक है ना। मुझे लगा कि अब मुझे थोड़ा सा ऑनलाइन आना चाहिए, क्योंकि अपने एक सीमित जगह पे सीमित लोगों के पास में है। यूट्यूब में क्या करेंगे, करोड़ों स्टूडेंट के पास में पहुंच सकता हूं, और मेरा जो ज्ञान है वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या है, एक ही चीज़ को आप जैसे जैसे दुनिया चल रही है ना उस तरह से करना सीखो। ऐसे मजबूरी में नहीं कि घर वालों ने मुझे तो फार्मेसी करने डाल दिया है, मैं तो फार्मेसी ही करूँगा, तो उसका फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। इंटरेस्ट है ना तेरा फार्मेसी में, है कि नहीं है कुछ? चलो देखो, फार्मेसी में भी पैसा बहुत है भाई। अगर फार्मेसी में इंटरेस्ट रख के आप मेडिसिन का अगर बिजनेस अच्छे से कर लो ना, इसमें भी बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। पर इसमें मेडिकल लाइन में फिर आना पड़ेगा आप लोगों को, और फिर इसकी चेन बना लो मेडिकल की, आगे से आगे। कि आज यहाँ पे शॉप की 6 महीने बाद में दूसरी जगह ओपन कर ली, 6 महीने बाद में तीसरी जगह, ऐसे चेन बना लोगे ना, पैसा ही पैसा है यार। एक 20 रुपये का पत्ता होलसेल आता है, उस पर MRP आती है 140-150 रुपये। अगले को 10% ऑफ करो तो भी 150 का 10% कितना होता है, 15 रुपये है। 120 में दो, 100 रुपये में दो तो भी अगला खुश करे, यार 150 था 100 में दिया। अपन का बेनिफिट कितना रह रहा है, 80 रुपये। अब कुछ एक ब्रांडेड होती है जिसमें आपको 20-25% ही मिलता है, लेकिन ब्रांडेड आजकल पूरी कोई नहीं देता। 5 मेडिसिन लिखी, उसमें से 1 या 2 ब्रांडेड देगा, 3 जेनरिक देगा, और जेनरिक में बेनिफिट ही बेनिफिट। तो पैसा कमाने वाला चाहिए। जेनरिक मतलब ये है कि कॉमन सोल्ट का नाम लिखा आता है। जैसे कोई भी ब्रांड बनाएगा, लेकिन वो एक जेनरिक होता है। एक ब्रांडेड वो होता है कि एक फिक्स पेटेंट फिक्स कराया होता है कंपनी का, और उसका थोड़ा से मॉलिक्यूल्स, उसके ऊपर मतलब बनाने का तरीका, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी हाई लेवल की होती है ना। ब्रांडेड मेडिसिन का देखना, थोड़ा सा काम करने की एक्टिविटी कंपेयर देन जेनरिक हाई होती है। अरे एलोपैथी में ही तो आते हैं सारे ये। एलोपैथी तो एक समझ लो, आज मैं, तुम लोग वैसे साइंस से हो, मैं समझा देता हूँ, और फार्मेसी वाले तुम भी सुन लो इस बात को। टॉपिक आया है अच्छा सा तो बता देते हैं। देखो, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, हाल फिलहाल तो ये 4 ही हैं अपने। एलोपैथी में आ जाती है जितनी भी ये इंग्लिश वाली मेडिसिन है, जो आप ये पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक, वाइक्लोफेनेक ले रहे हो, इसके अंदर एलोपैथी में ब्रांडेड और जेनरिक। ब्रांड मतलब ये कोई कंपनी बना रही है, अपना ब्रांड नाम दे दिया। जैसे कि अभी इसने बोला था, कौन सी मेडिसिन बोली थी, एटी, एम्लोसिविर एटी, एम्लोवास। अब एम्लोवास कौन बना रहा है, कोई भी बनाओ, चाहे सिप्ला बना रही है, तो उन्होंने एम्लोवास 80 नाम दे दिया, तो एक ब्रांड नेम हो गया। अब एम्लोडिपिन जो केमिकल है उसकी तो 100 आपको वैरायटी मिल जाएगी मार्केट में, है ना। तो ये अलग अलग ये ब्रांडेड हो गई। एक जेनरिक क्या होती है, जो उसके अंदर केमिकल है ना, एम्लोडिपिन, वही लिखा हुआ आएगा। सरकारी हॉस्पिटलों में जाना, कोई ब्रांड नाम लिखा हुआ नहीं आएगा, वो जो अंदर केमिकल होता है वही लिखा हुआ, तो उसको अपन जेनरिक की भाषा में बोल देते हैं। और थोड़े से ब्रांडेड में थोड़ा सा ये फर्क रहता है कि वो जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होती है उसको फॉलो करते हैं, अंदर जो एक्सिपिएंट होते हैं वो थोड़े से अच्छे लेवल के यूज करते हैं, तो एक थोड़ा सा उसका काम थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, ठीक है।
अब एलोपैथी समझ गए ना, इंग्लिश वाले जितने भी आप ये मेडिसिन यूज कर रहे हो। होम्योपैथी, होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक इलाज करते हैं। होम्योपैथी के आपको पता है तो दवाइयाँ ववाइयाँ थोड़ी अलग होती है। आयुर्वेद आप समझते ही हो, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है ना। आयुर्वेदिक में कैसे कि कोई भी जड़ी बूटियाँ, नेचुरल प्रोडक्ट, प्रकृति से मिलने वाले प्रोडक्ट का ज़्यादातर आयुर्वेदा में यूज होता है। और यूनानी में यूनानी ट्रीटमेंट। तो ये चार अलग अलग क्या है, इलाज करने की प्रवृत्तियां हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अभी वर्ल्ड में कौन चल रही है, एलोपैथी चल रही है। क्यों चल रही है एलोपैथी? इसका एक्शन बड़े फास्ट है, काम करने का तरीका बड़ा फास्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट ही एलोपैथी का ये है। तो कहते हैं ना कि जो जल्दी जल्दी में चीज़ें पाता है वो जल्दी जल्दी खो भी देता है ना। जो चीज़ें आपको लगेगी ना मैं जो बहुत जल्दी जल्दी अचीव कर रहा हूँ मैं, तो सोच लो आगे ना बहुत बड़ा खड्डा आने वाला है। धीरे धीरे चीज़ों को पाओ, मज़ा आने लग जाएगा, ठीक है ना। तो एलोपैथी के अंदर आपको पता है कि भाई बुखार हुआ, पैरासीटामोल ली, 15 मिनट बाद में बुखार गायब। वही आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी में वो बुखार उतरते उतरते 1 से 2 दिन लग जाते। इतना टाइम किसके पास है ना, टाइम नहीं है लोगों के पास, इसीलिए ये थोड़े से फ्लॉप जा रहे हैं। लेकिन आजकल आयुर्वेदा का वापस ट्रेंड आने लग गया है, लोग इसको फॉलो करने लगे हैं। कारण क्या, साइड इफेक्ट नहीं है जी इसके, समझ गए ना। तो ये चीज़ें हैं। तो ये भी आप लोगों को, फार्मेसी वालों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अभी एलोपैथी क्या, कल को कोई पूछ ले एलोपैथी क्या है, पता ही नहीं मुझे। तो एलोपैथी अपन जो अब आप फार्मा कर रहे हो ना, किस में कर रहे हो, एलोपैथी में कर रहे हो। किस में कर रहे हो, एलोपैथी में। फार्मा आयुर्वेदा में भी होती है, फार्मा, डी फार्मा, बी फार्मा होम्योपैथी में भी होती है। जैसे कि अपने ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे वो किस में करवाते हैं, फार्मा, होम्योपैथी में भी करवाते हैं, आयुर्वेदा में भी करवाते हैं, यूनानी में भी होती है, समझ गए। तो अलग अलग होते हैं। जैसे आपने देखा है ना कहीं गाँवों के अंदर डॉक्टर्स बैठे रहते हैं, BHMS किए हुए बैठे रहते कि नहीं रहते हैं, BHMS, BMS है ना, MBBS होती है, ये होती है एलोपैथी का। अब ये जो BHMS है, BMS है, अब इनके पास में आयुर्वेदा के, होम्योपैथी के तो पेशेंट जाते नहीं। एच का मतलब बैचलर होम्योपैथी मास्टर साइंस, बैचलर आयुर्वेदा मास्टर साइंस। और एक BUMS हो जाती है यूनानी, है ना, बैचलर यूनानी मास्टर साइंस। अब इन तीनों के पास, बेचारों के पास में सारे के सारे एलोपैथी के पेशेंट ही जाते हैं। तो ये भी शुरू कर देते हैं एलोपैथी का ट्रीटमेंट, और यही चलता है। अगर ये BHMS, BUMS लगाएंगे तो इनकी दुकान चलनी नहीं है। लेकिन ये अनलीगली है, इनको कोई अधिकार ही नहीं है एलोपैथी ट्रीटमेंट करने का। लेकिन फिर भी ये गाँव के अंदर चलते हैं, लोगों को पता नहीं रहता। लेकिन अब आप इस वीडियो के थ्रू जो भी देख रहा है, अगर आपको ऐसा BHMS, BMS करते एलोपैथी का ट्रीटमेंट करता पाया जाए तो उसकी शिकायत दर्ज करवाइए आप, क्योंकि इनको एक नॉलेज और एक MBBS का नॉलेज बहुत ज़्यादा फर्क होता है ना। तो अब इन्होंने पढ़ाई तो पूरे साल, 5 साल 6 साल BMS की है, आयुर्वेदा की है, और फिर जाके वो ट्रीटमेंट एलोपैथी का कर रहा है, तो ज्ञान कहाँ से होगा, समझ गए ना। तो अधूरा ज्ञान खोल सकते हो, आयुर्वेदा का खोल सकते हो, हॉस्पिटल तो ऐसे भी खोल सकते हो। इथिक्स नहीं कर सकते ना, हॉस्पिटल तो RTO पास भी खोल सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। अंदर नौकरी करने वाले रखने पड़ेंगे। जैसे बड़े बड़े आजकल हॉस्पिटल है, जाट विश्नोई ओपन किए हुए हैं। इंडिया के अंदर देखा जाए तो 50 से 60% तो ये जाट विश्नोई के हॉस्पिटल है। कौन से पड़े हुए हैं, हाँ? पैसा है ना उनके पास, पैसा है तो वो क्या कर रहे हैं, 1 लाख रुपए सैलरी में भी डॉक्टर को रख सकते हैं, 5 लाख में भी रख सकते हैं, 10 लाख में भी रख सकते हैं। क्योंकि उनके पास में पैसा है तो वो डॉक्टर नौकरी करने के लिए आ जाएगा, है ना। क्योंकि डॉक्टर के पास में पैसा नहीं है, वो नौकरी के लायक ही है, समझ रहे हो। फिर क्या होता है कि हॉस्पिटल ओपन कोई कर सकता है, स्कूल ओपन कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई स्कूल के लिए आपको मतलब PhD चाहिए, कोई भी ओपन कर सकता है। पर जो प्रिंसिपल पोस्ट पे बैठा होगा उसका डिग्री चाहिए, है ना। प्रिंसिपल, जिस पोस्ट पे आप प्रिंसिपल है ना, उसके लिए डिग्री चाहिए। पोस्ट के लिए डिग्री चाहिए होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करने के लिए डिग्री थोड़ी चाहिए। अब जैसे इन्होंने ये कॉलेज डाल दी है ना, अब डालने वाले तो 8वीं पास ही होंगे शायद तक, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो प्रिंसिपल बैठेगा, जो पढ़ा रहा है, उसके पास में क्वालिफिकेशन होगी तब पढ़ा पाएगा ना आप लोगों को,
है ना। अब मुझे लाके मैं 8वीं पास होता यहाँ आके क्या करता अभी, कैसे कबूतर थोड़ी पढ़ाना है, पढ़ाना ये है ना। तो ये नॉलेज होगा, और जो प्रिंसिपल है उसके सिग्नेचर के लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट रहती है। तो कोई भी चीज़ ओपन करना बड़ी चीज़ नहीं है, उसको हैंडल करना, चलाना, है ना। और लीगली, जैसे कि भाई आप कोई भी क्लिनिक ओपन करते हो उसके लिए लाइसेंस लगता है, मेडिकल ओपन करते हो तो भी लाइसेंस लगता है। अब तुम फार्मेसी करोगे, कल को लाइसेंस आएगा, वो लाइसेंस क्या करेगा, ड्रग लाइसेंस के लिए एलिजिबल होगा, मेडिकल ओपन कर सकते हो। अब कोई ऐसे ओपन कर सकते हो क्या, जाके अप्लाई कर सकते हो, नहीं करोगे ना। तो ये चीज़ है, तो एक करके देखोगे, देखो ऐसे ओपन करके देखो, कर रहे हैं तो गलती है ना, कभी ना कभी धरे जाएंगे। पर यूं ही चल रहा है आजकल, सिस्टम ऐसा ही है, पैसे आगे दे दो थोड़े, काम चल जाता है, डीआई आता है, ड्रग इंस्पेक्टर आता है। लोग क्या करते हैं कि यार लाइसेंस के पैसे नहीं देके इनको ही दे दो, डीआई भी खुश, वो भी खुश, होता है कहीं ना कहीं चलता है। चलो चलने दो, अपने क्या, हम लीगली हैं, बस बाकियों का करना क्या है अपन को। हम लीगली हैं तो सब लीगली हैं भाई। अब देखो क्लासिफाई क्या है, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट एंड एंटी कैंसर एजेंट। अब थोड़ा सा अपन रैपिड करके चलते हैं जल्दी जल्दी, वरना हो नहीं पाएगी क्लास। तो एंटी नियोप्लास्टिक क्या है भाई, नियोप्लास्टिक नाम से पता चल रहा है क्या, क्या होते हैं नियोप्लास्टिक, आगे नाम लिखा हुआ है ना, एंटी कैंसर। कैंसर क्या होता है, डेड सेल की ग्रोथ हो जाना बॉडी के अंदर, है ना, ठीक है ना। क्या होता है, डेड सेल बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लग जाती है, और उनकी ग्रोइंग इतनी फास्ट होने लग जाती है कि वो कन्वर्ट हो जाती है ट्यूमर में, उसको क्या बोलते हो, कैंसर। अब इस कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए एंटी कैंसर एजेंट यूज करते हैं, समझ गए ना। अब बहुत सारे मार्केट में एंटी कैंसर एजेंट है, ठीक है, और ये एंटी कैंसर एजेंट आजकल मार्केट में बहुत महंगे भी आते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपन, व्हाट इज एंटीबायोटिक्स एंड एक्सप्लेन एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स क्या है भाई, नाम से पता चल रहा है, एंटी प्लस बायोटिक्स, मतलब ऐसे केमिकल एजेंट जो आपके ये जो पैथोजन होते हैं उनके खिलाफ क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। अब पैथोजन क्या हो गए, पैथोजन किसको बोलते हो, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरस जो आपकी बॉडी के अंदर क्या करें, बीमारियां फैला दें, डिजीज फैला दें, डिसऑर्डर फैला दें, उनको आप क्या बोलोगे भाई, एंटीबायोटिक्स बोलोगे। बहुत सारे हैं, अभी नाम बताए थे, एजिथ्रो, एरिथ्रो, है ना, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, है ना, बहुत सारे हैं, क्लिनिडामाइसिन, ये क्या है, सारे के सारे एंटीबायोटिक्स है, समझ गए ना। आगे अपन चलते हैं, एंटीबायोटिक्स वाला क्वेश्चन आता है, 100% लिख लेना, नोट कर लेना, इसको भी अपन जब डिटेल में पढ़ेंगे तब सारी कुछ चीज़ें करेंगे। आगे अपन देखते हैं प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल्स एंड आर्सेनिक। एक लिमिट टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है 100%, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा। लिमिट टेस्ट क्या है, अब देखिएगा, लिमिट टेस्ट किस लिए परफॉर्म किया जाता है, लिमिट टेस्ट इम्प्योरिटीज का पता लगाने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो क्या है, लिमिट टेस्ट। इम्प्योर सब्सटेंस, अशुद्धियों का पता लगाना, जो अपन अभी इम्प्योरिटीज नहीं देखा था आगे, उसका पता कौन लगाता है, लिमिट टेस्ट लगाता है। अब जैसे कि आर्सेनिक का पता लगाना है तो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट लगेगा, हैवी मेटल्स का पता लगाना है तो हैवी मेटल्स के लिए हैवी मेटल्स का लिमिट टेस्ट लगेगा। अब ये आर्सेनिक है, हैवी मेटल्स है, अगर बाई चांस किसी भी प्रोडक्ट में चले गए और वो प्रोडक्ट आपने यूज कर लिया, तो आपके बॉडी के अंदर अगर आर्सेनिक चला जाता है तो आपको पता है ना, आर्सेनिक बॉडी में जाने के बाद में वापस बॉडी से बाहर नहीं आता और अंदर ही अंदर एक्यूमुलेट होकर आपको क्या कर देगा, कैंसर। क्या कोज कर देगा भाई, कैंसर डिजीज कोज कर देगा, ठीक है। तो ये लिमिट टेस्ट वाला भी अपन अच्छे से आगे एक्सप्लेन करेंगे, नोट कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, एक्सप्लेन डायरेटिक एंड क्लासिफाई डायरेटिक ड्रग्स। अब ये डायरेटिक्स क्या है और ये डायरेटिक ड्रग्स को क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। देखो, डायरेटिक ड्रग्स यूज होती है आपके बीपी कंट्रोल में, मेनली किस में होती है। अब बीपी कंट्रोल कैसे, भी ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो भी
आपका ब्लड का प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। अब ये डायरेटिक्स क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जाएंगे, जाते ही यूरिन की फॉर्मेशन इंक्रीज कर देंगे, यूरिन का सिक्रेशन क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। जब यूरिन का थ्रू आउट बॉडी से होता है तो यूरिन के साथ साथ में क्या निकलते हैं, कैटाइंस, एनाइंस, यूरिया, वाटर। जब ये बॉडी से बाहर निकलता है तो बॉडी का प्रेशर क्या होता है, कम। इसीलिए डायरेटिक्स एजेंट को भी बीपी को कम करने के लिए यूज करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, स्पाइरिनोलेक्टोन, नाम सुना है कभी, स्पाइरिनोलेक्टोन कभी आया है सामने, सुनोगे कहाँ से, पढ़ते ही नहीं हो, ठीक है। अब देखते हैं आगे अपन, डिफाइन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स एंड क्लासिफाई हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। अब हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का मतलब क्या, हाइपो का मतलब क्या होता है, दो टर्म है, हाइपर एंड हाइपो। चलो बताओ आप मुझे, हाइपर का मतलब क्या, हाइपो का मतलब क्या। मैंने अभी बोला ना, हाइपर टेंशन का मतलब क्या होता है, बीपी हाई हो ना, तो हाइपर क्या ना, हाइपर मत हो, हाई मत हो। हाइपो का मतलब लो मत हो, तो किसी को बोलते हैं क्या लो मत हो, ऐसे बोलते हैं ना, हाई मत हो, है ना। तो हाइपर का मतलब हाई, हाइपो का मतलब लो। अब ये हाइपो का मतलब हो जाता है लो, एंड ग्लाइसेमिक का मतलब ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का लेवल लो करने वाले एजेंट, अब ग्लूकोज का लेवल किस में लो करते हैं, कौन सी बीमारी में लो करते हैं, डायबिटीज, शुगर, है ना। तो ये हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, समझ गए। तो ये भी नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट एंड क्लासिफाई हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। और फिर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के अंदर बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, कोई बताओ डायबिटीज के एक दो मेडिसिन के नाम, टेल मी। नहीं याद, तो ये करके आना, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की कौन सी मेडिसिन होती है, ठीक है। अरे यार, गिलिमिप्राइड, गिलिपिजाइड, गिलिमिप्राइड, और कौन सी होती है, और कोई होती है क्या, अब कौन से आगे, चलो अब तो दो क्वेश्चन ही रहे। अब डिफाइन एनी थ्री ऑफ फॉलोइंग। अब देखते हैं इसके अंदर आपका फर्स्टली डायरेटिक्स, अभी अपन ने देखा था कि भाई डायरेटिक्स क्या है, यूरिन फॉर्मेशन को इंक्रीज करने वाले एजेंट। एनेस्थेटिक्स, ऐसे एजेंट जो माइनर एंड मेजर सर्जरी में यूज करते हैं, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में आपकी कोई सर्जरी हो रही है मेजर, मान लो कि स्टमक के आसपास के एरिया में। अब उस समय ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर सीधे आके चीरा फाड़ा करना स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले काम क्या करेगा, उस पेशेंट को एनेस्थेसिया देगा ना, ताकि वो पेशेंट का ब्रेन रिलैक्स हो जाए, रिफ्लेक्स जनरेट नहीं हो, और जब वो सर्जरी करे तो वो दर्द महसूस नहीं हो, इसलिए तो एनेस्थेटिक देते हैं। तो ये एनेस्थेटिक्स एजेंट वहाँ पे यूज होते हैं। तो एक तो होता है जनरल और एक होते हैं लोकल। लोकल का मतलब कोई भी लोकल एरिया के दर्द को कम करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मुझे सर्जरी करनी है तो वो क्या करेगा, स्प्रे करेगा, इसी एरिया को सुन होगा। अब जनरल में क्या होता है कि मेजर सर्जरी होती है, वहाँ पे पूरी बॉडी को ही सुन करना पड़ता है। डेंटिस्ट के पास में जाते हो तो वो जनरली तो करता है, स्प्रे करके फिर डार्ट निकाल लेता है, तो दर्द नहीं होता, समझ गए। तो ये एनेस्थेटिक्स कहाँ पे यूज होते हैं, पेन को रिड्यूस करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए यूज होने वाले एजेंट। एंटी कन्वुलेजेंट एजेंट, कन्वुलेजन का मतलब सीजर, सुना है कभी नाम, सीजर्स, मिर्गी के दौरे, मसल्स स्पास्म, अचानक अबनॉर्मल फायरिंग होने लगती है ब्रेन के अंदर और वो बंदा गिर जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कन्वुलेजेंस बोलते हैं, सीजर प्रॉब्लम बोलते हैं। इसका ट्रीटमेंट करना है तो एंटी कन्वुलेजेंट एजेंट आ गई, ठीक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीआईपी है। अब इसके अंदर मेनली जो ड्रग यूज होती है वो होती है फेनिटोइन। कौन सी होती है भाई, फेनिटोइन। एक वेलप्रोइक एसिड, कौन सी होती है, वेलप्रोइक एसिड, ठीक है। अब एक फाइनली आता है डेंटल प्रोडक्ट, डेंटिस्ट, दांतों के कभी कभार कैविटी वैविटी हो जाते हैं ना, सड़ जाते हैं या फिर दांत खराब हो जाते हैं या फिर पीले पड़ जाते हैं, तो उनकी सफाई के लिए, कैविटी से बचाने के लिए बहुत सारे अपन डेंटल प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है। इसी के बारे में आता है कभी कभार क्वेश्चंस, लेकिन ये तीन तो इम्पोर्टेंट है।
अब फाइनल अपन क्वेश्चंस देखते हैं अपना। डिफाइन एनी टू, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं कि भाई 4 दे दिए उसमें से 2 पूछेंगे। हेमेंटेनिक्स, टॉपिकल एजेंट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स एंड राइट ए नोट ऑन सलाइन कैथार्टिक। हेमेंटेनिक्स क्या है? बॉडी के अंदर अगर ब्लड के कोई भी कंपोनेंट्स की कमी हो जाए उसकी पूर्ति करना, समझ गए? जैसे कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, है ना, और जिंक होते कि नहीं होते, विटामिन B12, विटामिन B9, फॉलिक एसिड, है ना, साइनोकोबालामिन, इनकी कमी नहीं हो बॉडी के अंदर, उसके लिए हेमेंटेनिक्स यूज किए जाते हैं। और मेनली ये यूज किए जाते हैं, कोई वीक पर्सन है, बाहर से लिए जाते हैं, प्रेग्नेंट लेडी है, उनमें ये बाहर से देते हैं ना, प्रेग्नेंट लेडी है जैसे, तो डॉक्टर के पास में जाएगी, डॉक्टर बोलेंगे भाई इनको कैल्शियम वेल्शियम पोटेशियम जिंक विटामिन वाले कैप्सूल लिख के दे दो ताकि प्रेगनेंसी में बॉडी में चीज़ें कंप्लीट मिलती रहे। कोई वीक पर्सन चला गया, ठीक है, उनके लिए भी है। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है उनके लिए भी ये चीज़ें लिखी जाती है। अब देखते हैं टॉपिकल एजेंट। ऐसे एजेंट जो आपके डायरेक्टली स्किन के ऊपर अप्लाई हो उनको क्या कहते हैं? टॉपिकल एजेंट बोले जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर स्किन इन्फेक्शन हो गया, किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया स्किन पे, तो वहाँ पर आप टॉपिकली अप्लाई करोगे ना आप, है ना। कुछ एक मेडिसिन आती है, बाय ओरली भी लेते हैं, सीवियर है तो इंजेक्शन भी लगते हैं, लेकिन फर्स्ट ट्रीटमेंट आपका टॉपिकली होता है। और बहुत सारी क्रीम्स आती है मार्केट से, है ना। हाथ जल गया तो वहाँ पे भी आपको पता सिल्वर नाइट्रेट का एक क्रीम्स आता है और वो अप्लाई करते हो आप। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट अभी देखा था अपन ने, क्या है भाई, ये एसिडिटी, गैस्ट्रिक, स्टमक पेन, ये सारा कुछ हो रहा है, उनके ट्रीटमेंट के लिए गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट यूज करते हैं। और ये सलाइन कैथार्टिक्स क्या होते हैं? सलाइन कैथार्टिक्स का मतलब आपके अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक कब्जी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, नमक का पानी, आपको पता हो तो ज़्यादा अगर ये नमक का पानी अपन तो नहीं करते हैं यूज, लेकिन ये गाय और भैंसों में देखना कभी भी नमक को घोल के उनको पिला दिया जाता है और उनकी कब्जी रहती है ना 5-10 दिन की, तो नमक जैसे ही जाएगा प्रेशर बनेगा फिर खतरनाक वाला और बाहर निकल जाता जितना भी कचरा अंदर जमा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको भी कभी अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो अच्छे से क्या करो, थोड़ा सा पानी गर्म करो, उसके अंदर नमक डालो और घटक के पी जाओ, 5 मिनट के अंदर पेट साफ, ठीक है। आज आके घर पे ट्राई करना ठीक है ना। तो आज आके क्या करोगे, घर पे ट्राई करना, आपको पता चल जाएगा कि ये नमक का क्या कमाल है। ओके भाई, और इसका डिटेल्स में वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको जाके ओके कीजिए और फर्दर आगे शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।